हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल बीटा सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML का क्लास नंबर 16। और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे HTML के मेटा टैग के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है HTML के लिए। तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि मेटा टैग किस तरह से काम करता है और ये वेबसाइट के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले हम जानते हैं कि मेटा टैग क्या होता है और ये किसके लिए यूज किया जाता है। मेटा टैग डिफाइंस अ मेटा डाटा अबाउट एन HTML डॉक्यूमेंट। ये मेटा डाटा डिफाइन करता है HTML डॉक्यूमेंट का और मेटा डाटा का मीनिंग है डाटा अबाउट डाटा इज नोन एज योर मेटा डाटा। ये जो मेटा डाटा है लिखने के लिए हमें एक टैग यूज करनी पड़ेगी जिस टैग को हम मेटा टैग कहते हैं और ये हमेशा हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा। इसका सेक्शन है हेड टैग। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था, हेड टैग का काम ये है कि जो हमें डायरेक्टली ब्राउजर पे या बॉडी पे दिखानी नहीं होती है वो सारे चीज हम हेड टैग में लिख सकते हैं। जो मेटा डाटा का कंटेंट है ये कहीं पे डिस्प्ले नहीं करेगा, तो इस वजह से इस टैग को हम हेड सेक्शन के अंदर ही लिखेंगे। मेटा डाटा विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन द पेज, और जो दिखाई नहीं देता है ब्राउजर पे उन्हें हेड टैग के अंदर रखा जाता है। ये मेटा डाटा इज अ वेरी यूजफुल फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO के लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि सर्च इंजन को ये पता लगता है कि उस पेज में क्या कंटेंट है बाय द हेल्प ऑफ मेटा टैग। और मेटा डाटा के वजह से सर्च इंजन को पता चलता है कि उस पेज में क्या कंटेंट है। रिलेवेंट कंटेंट अगर कोई सर्च करता है तो यूजर को वही पेज सर्च में दिखाई देती है। और भी एक काम करने के लिए ये हेल्प करता है, हेल्प टू टेक कंट्रोल ओवर द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट वो होता है जो आपको दिखाई देती है, मतलब आप कोई ब्राउजर पे आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं, जो एरिया आपको दिख रहा है वो व्यू पोर्ट होता है। कोई मोबाइल पे कोई वेबसाइट आप ब्राउज कर रहे हैं, जो आपको दिखाई देता है यूजर इंटरफेस, वही होता है आपका व्यू पोर्ट। ये कंट्रोल करता है व्यू पोर्ट को मेटा डाटा, और मेटा टैग से आप कंट्रोल कर सकते हैं पूरा व्यू पोर्ट को। मेटा टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। अब हम एक एक करके वो एट्रीब्यूट देखेंगे कि क्या उनका काम है, वेबसाइट में किस हिसाब से काम करते हैं। पहला एट्रीब्यूट हम देखेंगे मेटा का कार सेट एट्रीब्यूट। ये जो एट्रीब्यूट है ये किसके लिए यूज किया जाता है? कुछ HTML में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ASCII सपोर्टेड कैरेक्टर होते हैं, वो डायरेक्टली लिख दो एडिटर पे लिख देते हैं तो वो ब्राउजर पे आराम से सपोर्ट कर लेता है। पर कुछ नॉन ASCII कैरेक्टर्स होते हैं जो ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करते। आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे नॉन ASCII कैरेक्टर हैं जो ऐसे डायरेक्टली आप ब्राउजर पे उसको दिखा नहीं सकते। उसके लिए आपको एक कैरेक्टर सेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा HTML में। स्पेसिफाई द कैरेक्टर एनकोडिंग फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। और HTML5 स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये बोला गया है कि आप UTF जो कैरेक्टर सेट है UTF-8 यूज करने के लिए रिकमेंडेड किया गया है कैरेक्टर सेट। UTF का मतलब यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट है जो आपको जो नॉन ASCII कैरेक्टर्स हैं उसको दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं ब्राउजर पे। सिंटैक्स कैसा है, आपको इस हिसाब से लिखना पड़ेगा मेटा डाटा सेट UTF-8। तो इस हिसाब से अब अगर आप लिखेंगे तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि कैरेक्टर सेट को विद द हेल्प ऑफ मेटा। ये हम एक एग्जांपल कोड पे करके देखते हैं अभी। UTF कैरेक्टर सेट को करने के लिए हमें एक UTF एडिटर चाहिए और नोटपैड एक प्योरली UTF एडिटर होता है, तो हम अभी इसमें करेंगे। मैंने यहाँ पे HTML शुरू किया, ऐसे HTML क्लोज भी कर दिया। अब इसके अंदर मैं एक हेड सेक्शन ले रहा हूँ, हेड क्लोज, और
बॉडी क्लोज। सो सेव कर दिया उसको। देखिए जब आप सेव करेंगे तो एक फाइल का नाम आप देंगे। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे UTF दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स करूँगा और यहाँ पे देखिए जो कोड फॉर्मेट है वो UTF-8 होना चाहिए और यहाँ पे आपको HTML में सेव करना होगा। सो .html इस तरह से आप उसे सेव करिए। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे कुछ लिखता हूँ जिसे मुझे कन्वर्सन एक लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे हिंदी में वो कन्वर्सन टेक्स्ट चाहिए जो मैं यहाँ पे लिखूंगा। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ आर यू। सो यहाँ पे दिखा रहा है आप कैसे हैं और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ। सो एक पैराग्राफ के अंदर लिख लेता हूँ। देखिए ये एक नॉन एस्की कैरेक्टर्स लिखे गए हैं और इस तरह के वैल्यू को दिखाने के लिए आपको ऊपर मेटा UTF डिफाइन करना पड़ेगा। तो देखिए मेटा कार सेट इक्वल टू इन डबल कोट आप स्मॉल में लिख सकते हैं या कैपिटल में लिख सकते हैं। सो UTF-8। सो ये कैरेक्टर सेट है। अब मैं इसको रन करके ब्राउजर पे दिखा रहा हूँ। सो देखिए अभी मैंने ब्राउजर पे इसे ओपन किया है और आप कैसे हैं करके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है एक नॉन एस्की कैरेक्टर जो UTF फॉर्मेट में है वो अभी डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो कैरेक्टर सेट था UTF-8 था, मैं अभी दूसरा वाला कैरेक्टर सेट यूज कर रहा हूँ ISO 8859। ये HTML4 के हिसाब से यूज किया जाता था। अब मैं ये वाला कैरेक्टर सेट यूज कर रहा हूँ। सब देखिए मैं पेज को अभी रिफ्रेश करूंगा। देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। सपोर्ट नहीं किया क्योंकि नॉन एस्की कैरेक्टर्स थे, सपोर्ट नहीं किया। तो इस वजह से मुझे UTF-8 वाले चाहिए जो ये कैरेक्टर सेट डिफाइन करना इस तरह के कैरेक्टर को दिखाने के लिए। तो ये होता है कैरेक्टर सेट डिफाइन। तो आप अगर UTF जैसे कि HTML5 के हिसाब से रिकमेंडेड किया गया है कि UTF-8 वाला ही यूज कीजिए जो आपको हर तरह का कैरेक्टर आपको दिखाई देगा ब्राउजर पे, सपोर्ट करेगा ये हर तरह का कैरेक्टर। दूसरा एट्रीब्यूट हम देखेंगे मेटा का, दैट इज योर कंटेंट एट्रीब्यूट। ये कंटेंट एट्रीब्यूट किसके लिए यूज होता है, जैसे कि हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कहीं पे, सो ये उसी हिसाब से दिया जाता है। मेटा कंटेंट सम वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसे तो एग्जाम्पल पे अगर इस तरह से हम लिखेंगे इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम इसे किसी अलग एट्रीब्यूट के साथ यूज करेंगे तो ये इसका कुछ रोल है। पर इस तरह से मेटा के साथ कंटेंट डिफाइन नहीं किया जाता है। तो और भी एट्रीब्यूट्स हैं जो यूज होंगे, उसके साथ कंटेंट काम करेगा। सो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मेटा नेम। सो मेटा नेम एक एट्रीब्यूट है जो नेम स्पेसिफाई करने के लिए मेटा डाटा को यूज किया जाएगा। नेम के जो कुछ वैल्यूज हैं, जो प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे जो नेम हम देंगे, आगे हम पढ़ रहे थे कि नेम पे हम कुछ भी वेरिएबल की तरह डिफाइन कर पाते थे, पर यहाँ पे हम जो नेम स्पेसिफाई करेंगे, जो नेम के लिए जो वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, वो वेरिएबल नहीं होगा, ये प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है, हम उसी को यूज करेंगे। पहला हम देखते हैं एप्लीकेशन नेम। सो ये एक रखा जाता है वेबसाइट के अंदर, एप्लीकेशन नेम ये स्पेसिफाई करता है कि जो ये सर्च इंजन में ज़्यादातर यूज होता है। अगर हम लिखेंगे एप्लीकेशन हाइपन नेम तो ये बताएगा सर्च इंजन को कि ये जो साइट है वो वेब पेज एप्लीकेशन ये किस पेज को, किस कंपनी को और किस टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए आप ऐसे लिख सकते हैं मेटा नेम इज इक्वल टू
एप्लीकेशन हाइपन नेम, जो नेम था यहाँ पे एप्लीकेशन हाइपन नेम डिफाइन किया जाएगा, और कंटेंट इक्वल टू वहाँ पे उस वेबसाइट का नाम जो होता है वो दिया जाता है, एक्चुअली में किस वेबसाइट को, किस कंटेंट को ये रेफर कर रहा है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है, और ये हेड सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। उसी तरह दूसरा होता है अथर, ये अथर भी होता है, ये भी मेटा नेम इक्वल टू अथर, जहाँ पे आप डिफाइन करेंगे हु इज द ओनर ऑफ और द अथर ऑफ द पेज और वेबसाइट, इसका यहाँ पे पूरा नाम आप डिफाइन कर सकते हैं। सो अथर में डिफाइन किया जाता है, मतलब ये इसके लिए यूज होता है कि ये सर्च इंजन को बताता है ये पेज का अथर और ओनर जिसका नाम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कंटेंट में। यहाँ पे देखिए कंटेंट का इसी हिसाब से यूज होगा, जिस हिसाब से नेम एट्रीब्यूट यूज किया जाएगा, उसका वैल्यू स्पेसिफाई किया जाएगा, उसी हिसाब से कंटेंट में वैल्यू दिया जाएगा। ओके, सो इस तरह से मैं कोड में दिखाता हूँ आपको करके अभी। तो हमें इसे हेड सेक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा। सो मेटा नेम इज इक्वल टू एप्लीकेशन हाइपन नेम, और यहाँ पे कंटेंट जो रखा जाएगा वो उस वेबसाइट का नाम या डोमेन का नाम भी आप रख सकते हैं, या उस ऑर्गेनाइज का नाम भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अपना जो कंपनी का वेबसाइट है betacubeSolutions.com, इसके लिए बना रहा हूँ पेज, तो मुझे इस हिसाब से लिखना पड़ेगा वो पेज। जैसे कि मेटा का जो रोल होता है वो कहीं पे दिखता नहीं है आपको, पर ये सर्च इंजन को बताया जाएगा ये जो पेज है इज अ पार्ट ऑफ जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, इसी वेबसाइट का एक पार्ट है, ये सर्च इंजन को बताने के लिए। उसी तरह जैसे कि हमने सेकेंड वाला देखा, मेटा नेम इज इक्वल टू ऑथर, और यहाँ पे जैसे कि कहा मैंने कि ओनर और जो ऑथर होता है उसका यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या नेम वगैरह यहाँ पे आप दे सकते हैं इस तरह से। सो मेटा नेम ऑथर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला एट्रीब्यूट होता है मेटा नेम इक्वल टू कीवर्ड। एक कीवर्ड जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेटा नेम का, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे कुछ चीजें डिफाइन करेंगे जो सर्च इंजन पे कोई अगर सर्च करेगा तो उसको यहाँ पे इस पेज के साथ वो रिलेट करेगा, और ये एक शॉर्ट वर्ड, मतलब 2-3 वर्ड से कंबाइंड करके कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा HTML ट्यूटोरियल का साइट हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ HTML ट्यूटोरियल्स या HTML फॉर बिगिनर्स। ओके, इस हिसाब से मैं यहाँ पे कीवर्ड दे सकता हूँ मैक्स टू मैक्स। एक कीवर्ड के अंदर, कीवर्ड हम किससे बोलेंगे, ये जो एक कीवर्ड है मतलब एक कॉमा सेपरेटेड ये कीवर्ड है, और इसके अंदर 2 वर्ड है। सो यहाँ पे हम उसी तरह का वर्ड देंगे जो मैक्स टू मैक्स 2-3 या सिंगल कीवर्ड से हो। और कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर कोई यूजर ये टाइप करेगा सर्च इंजन में तो हमारा ये वाला जो पेज है हम बना रहे हैं तो लाइव करेंगे, तो ये वाला पेज सर्च में उसको दिखाई देगा। कितने नंबर पे दिखाई देगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ विजिटर्स के ऊपर आपका, पर सर्च इंजन को पता चलेगा अगर कोई HTML फॉर बिगिनर्स सर्च कर रहा है तो ये वाला पेज लिस्टेड होना चाहिए वहां पे, जैसे कीवर्ड से। तो उसी तरह और एक मेटा है जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये भी यहाँ पे भी हम कीवर्ड सप्लाई करेंगे, पर किस तरह का कीवर्ड, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, जो लंबा सा कीवर्ड होता है, मतलब उसमें मोर देन 3 वर्ड से ज्यादा रहते हैं, 4 वर्ड 5 वर्ड का रहते हैं। सो ये वाला यहाँ पे यूज होता है। मतलब एग्जांपल में मैं दिखा रहा हूँ बेस्ट HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। सो ये एक डिस्क्रिप्शन हुआ। सो उस तरह से, इसी तरह से आप कॉमा देके डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं। मतलब मान लीजिए कीवर्ड में आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड रखना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड रखना पड़ेगा। छोटा छोटा है तो शॉर्ट टेल, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ये दो टैग्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेटा नेम कीवर्ड और मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, क्योंकि सर्च इंजन इसी से पता लगाता है कि आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर क्या कंटेंट रखे गए हैं। ये दोनों अगर एप्लीकेशन नेम ऑथर आप यूज करे ना करे, पर कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन वैल्यू जो है नेम का, उसे आपको यूज करना पड़ेगा। उसी तरह और एक मेटा नेम रिवाइज्ड, सो उस पे आपको देना पड़ेगा क्या, सो जो कंटेंट रहेगा ये आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जो वेबसाइट आपने बनाया है ये लास्ट कब अपडेटेड हुआ था। लास्ट अपडेटेड हिस्ट्री आप यहाँ पे दे सकते हैं, किसने अपडेट किया था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अपडेट हुआ था। और लास्ट मान लीजिए कि ये जो वेबसाइट है अभी 28 ऑफ 02/2023 में अपडेट हुआ था। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन इसमें दे सकते हैं कि लास्ट अपडेटेड, ताकि जो सर्च इंजन होते हैं जिनका जो क्रॉलर होता है, जो आपका ये डाटा लेके उनके डाटाबेस में अपडेट करते हैं, तो उनको पता चल जाएगा कि इजीली पता चल जाएगा कि कब अपडेट हुआ था ये पेज। सो नेक्स्ट होता है मेटा नेम जनरेटर। सो मेटा नेम जनरेटर, सो ये जो जनरेटर होता है ये इसमें लिखा जाता है हम कौन सा एप्लीकेशंस यूज करके ये HTML कोड लिखे हैं। अगर हम कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रीम ओवर में बना रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ड्रीम ओवर और वर्जन भी यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। ये जनरेटर में ये मेंशन किया जाता है कि कौन सा एप्लीकेशन से हमने ये पेज बनाया हुआ है, ताकि सर्च इंजन इजीली इसको भी फेच कर सके, इसको भी फाइंड कर सके। जैसे कि हमने नेम के लिए देखा कि एप्लीकेशन नेम एक होता है और ऑथर भी एक होता है। तीसरा हम देखते हैं कि कीवर्ड्स भी एक होता है जो स्पेसिफाइज ए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स रिलेवेंट टू द पेज। उसी तरह डिस्क्रिप्शन भी होता है जो स्पेसिफाई करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज। सर्च इंजन कैन पिक अप दिस डिस्क्रिप्शन टू शो विद द रिजल्ट ऑफ सर्चेस। सो इस हिसाब से सर्च इंजन आपका जो डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, कीवर्ड दिया जाएगा, ये वाले पेज को कैच करेगा, अपना डाटाबेस में अपडेट करेगा और उसी हिसाब से आपको सर्च का रिजल्ट दिखाएगा। और नेक्स्ट जो हमने देखा अभी, रिवाइज स्पेसिफाई द लास्ट टाइम पेज अपडेट इंफॉर्मेशन, कब हमारा पेज अपडेट हुआ था, ये वाले इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए आप रिवाइज्ड मेटा नेम इक्वल टू रिवाइज्ड यूज कर सकते हैं। और जनरेटर जो यूज किया था इसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज आप यूज कर रहे हैं उस HTML डॉक्यूमेंट को या इस वेब पेज को बनाने के लिए। ये कुछ मेटा टैग्स होते हैं जो नेम में आपको ये यूज करना पड़ेगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपको यूज करना, खास करके कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इस वजह से सर्च में आपका पेज लिस्टिंग होगा, सर्च में आपका सर्च रिजल्ट्स पेज में आपका पेज आएगा, लोगों के पास आपका पेज पहुंचेगा जब वो आपका कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन सर्च करेंगे किसी भी सर्च इंजन में। नेक्स्ट उसी तरह और भी कुछ प्रॉपर्टी है मेटा के, जैसे कि व्यू पोर्ट। सो व्यू पोर्ट जैसे कि हमने कहा, जो हमें दिखाई देता है जो स्क्रीन, उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। कंट्रोल द व्यू पोर्ट, जो स्क्रीन हमें दिखाई दे रहा है उसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे कि व्यू पोर्ट हम डिफाइन करेंगे, नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, पर उसका कुछ कंटेंट जो हम देंगे यहाँ पे कि विड्थ, हाइट एंड इनिशियल स्केल, ये तीनों ही बहुत बार यूज किए जाते हैं। विड्थ, हाइट एंड इनिशियल स्केल, विड्थ पेज का विड्थ मेंशन करने के लिए, हाइट पेज का हाइट मेंशन करने के लिए, और इनिशियल स्केल जो है ये कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि ये जूम लेवल को कंट्रोल करता है, आपका पेज जब आपका पेज लोड होगा तो कितना % जूम रहेगा ये आपको देना पड़ेगा। और जैसे कि जो मैक्सिमम जूम लेवल है वो है आपका 10 और जो मिनिमम है आप 0.1 और मैक्सिमम 10 इसके बीच में दे सकते हैं। पर डिफ़ॉल्ट
ठीक तरह से आपको दिखाना है तो सारे वेब पेज में आप देखिए व्यू सोर्स जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि 1.0 का जो व्यू पोर्ट होता है वो सही से डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। सो हाइट और विड्थ जो मेंशन करेंगे उसका भी कुछ रेंज है, जैसे कि हम विड्थ को पिक्सल में भी दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए विड्थ इक्वल टू 600 हम लिखेंगे तो ये फिक्स्ड पिक्सल हो गया। पर अगर हमें रेस्पॉन्सिव विड्थ चाहिए तो हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं डिवाइस विड्थ, जो रेस्पॉन्सिव विड्थ के लिए होगा, पर वैल्यू उसका 1 to 10,000 मैक्सिमम हम दे सकते हैं। उसी तरह हाइट का वैल्यू भी 1 to 10,000 दे सकते हैं, पर अगर डिवाइस के हिसाब से हमें उसे रिसाइज करना है तो हम डिवाइस हाइट लिखेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये इजी होगा कि आप व्यू पोर्ट के बारे में जान पाएंगे, व्यू पोर्ट कैसे काम करता है। ध्यान से ये एग्जांपल देखिए। ये मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ मुझे चाहिए जहाँ पे कुछ लिखा होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लोरेम इप्सम का सर्च कर लेता हूँ, लोरेम इप्सम आयो। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है जो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ लोरेम इप्सम का और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, सेव। उसी तरह मुझे कुछ इमेज की भी जरूरत होगी तो यहाँ पे मैं इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, ये डायनामिक इमेज का लिंक है, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इमेज src यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ वो लिंक। मुझे हाइट विड्थ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये जो इमेज है 640 विड्थ 360 हाइट का है अभी यहाँ पे। सो थोड़ा देख लेता हूँ अभी ये कैसे आ रहा है, थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए ये यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है और यहाँ पे वो इमेज आ रहा है, जो इमेज मैंने दिया था वो इमेज भी यहाँ पे आ रहा है और टेक्स्ट भी इसके नीचे आ रहा है। तो जितने बार में मैं रिफ्रेश करूंगा ये इमेज यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि मैंने कहा कि हमने जो लिंक कॉपी किया था वो डायनामिक लिंक है, वो यहाँ से इमेज बार बार रिफ्रेश करेगा। पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इमेज एक रहे या मल्टीपल रहे, पर हमारे व्यू पोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो एक बार मैं आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट भी दिखा देता हूँ। सो इंस्पेक्ट करके यहाँ पे अगर आप मोबाइल व्यू पे देखेंगे, ये इसका मोबाइल व्यू है, मैंने मोबाइल व्यू पे यहाँ पे क्लिक किया है और इसको ऐसे छोटा कर दिया। अब देखिए जब मैं स्क्रीन मोबाइल के हिसाब से देख रहा हूँ तो इमेज जो है वो कुछ हिस्सों तक कवर कर रहा है और टेक्स्ट जो है वो पूरा कवर करके स्क्रीन पे है अगर हम मोबाइल की तरह डिस्प्ले करेंगे। अगर हम डेस्कटॉप व्यू में देखेंगे तो इस हिसाब से आपको दिखाई देगा। तो अब मैं कोड लिखने वाला हूँ व्यू कोड का। सो यहाँ पे हेड सेक्शन में अब मैं लिख रहा हूँ मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट और इसका जो कंटेंट है यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ और विड्थ में मैं यहाँ पे वैल्यू, अगर मुझे वैल्यू देना है तो मैं इस तरह से वैल्यू दे सकता हूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ डिवाइस आइपेन विड्थ। ओके, इसका मतलब है कि जो पेज है वो डिवाइस के हिसाब से रेस्पॉन्सिव होगा। ओके, अब मैं थोड़ा इसको करके दिखाता हूँ आपको कैसे आ रहा है। सो मैं थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये जो डेस्कटॉप व्यू है यहाँ पे तो आपको ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा, इमेज का तो रिप्लेस होगा रिफ्रेश होगा, यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा। ओके, थोड़ा मैं इसको मोबाइल व्यू में आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ फिर से। सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
इमेज जो था वो पूरा कवर कर रहा है, पहले इमेज कवर नहीं कर रहा था, इमेज पूरा कवर कर रहा है, पर उस हिसाब से टेक्स्ट जो है वो अब थोड़ा छोटा हो गया है। ओके, इमेज का तो पूरा ऐसे कवर हो रहा है परफेक्टली, पर टेक्स्ट छोटा हो गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोड है और यहाँ पे लिखूंगा दूसरा वाला वैल्यू INITIAL इनिशियल स्केल, और जैसे मैंने कहा था 1.0 अगर आप देंगे तो ये इक्वली यहाँ पे आपको अच्छी तरह से व्यू होगा। सो अब मैं थोड़ा देखता हूँ कैसे वो आ रहा है स्क्रीन पे, रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपको डेस्कटॉप में कुछ पता नहीं चलेगा, डेस्कटॉप में इक्वली आ रहा है। ध्यान से देखिए, इमेज जो है ऐसे इस तरह से इमेज है। अब मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मोबाइल व्यू पे देखने के लिए। सो देखिए, टेक्स्ट भी आ रहा है, इमेज भी आ रहा है, पर प्रॉब्लम क्या हुआ है, इमेज का कुछ पार्ट है जो ऐसे हाइड हो रहे हैं। इमेज इतना नहीं था, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इमेज कुछ था, इमेज के राइट में कुछ था, ऐसे और भी एक इमेज ला रहा हूँ, देखिए ऐसे इमेज इस तरह से था। अब मैं इंस्पेक्ट करूंगा। सो देखिए, जितना पार्ट हो सके रिस्पॉन्सिव में आपको दिखाई दे रहा है, और ये टेक्स्ट का जो प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हो गया, टेक्स्ट भी आपको ठीक से दिखाई दे रहा है, पर इमेज का कुछ पार्ट जो है वो हाइड हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ CSS कोड, स्टाइल शीट के कोड की जरूरत होगी, क्योंकि व्यू कोड जो होता है वो कंप्लीटली HTML के साथ तो काम नहीं करता है। कुछ हमें CSS लिखना पड़ेगा कंप्लीट रेस्पॉन्सिव के लिए। तो थोड़ा सा ही CSS यूज होगा इसे कंप्लीटली दिखाने के लिए। मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाता हूँ। अभी आपको इमेज में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि इमेज हाइड हो रहा था कुछ, सो इसलिए मैं एक स्टाइल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, जो इंटरनल स्टाइल शीट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये CSS का कुछ छोटा सा कोड है, CSS के बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे थोड़ी मुझे चाहिए, और ये इमेज के ऊपर चाहिए क्योंकि मुझे टेक्स्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमेज के ऊपर चाहिए। मैं बस यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी यूज करूंगा, जैसे कि मैक्स विड्थ, जो मैक्सिमम विड्थ होगा वो इसे मैं 100% यहाँ पे कर दूंगा, और जो हाइट है, हाइट मुझे यहाँ पे ऑटो रखने हैं। बस इतना ही CSS वाला कोड मुझे चाहिए इमेज को परफेक्टली रिस्पॉन्सिव दिखाने के लिए। अब देखते हैं आउटपुट पे। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा डेस्कटॉप व्यू में। जब मैं इसे मोबाइल व्यू पे चेंज करूँ, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, देखिए अब इमेज भी परफेक्टली आ रहा है और टेक्स्ट भी परफेक्टली आ रहा है। अब व्यू कोड के हिसाब से परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है कि इमेज अच्छी तरह से आ रहा है और टेक्स्ट भी अच्छी तरह से आ रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा अभी रेस्पॉन्सिव बन रहा है। जिस तरह का डिवाइस आप यूज करेंगे ये उसी तरह का, उसी हिसाब से ये रेस्पॉन्सिवली काम करेगा आपका। ओके, तो ये होता है आपका व्यूज ऑफ व्यू कोड। मेटा के साथ व्यू कोड वाला जो वैल्यू है वो इसी हिसाब से काम करता है। सो रेस्पॉन्सिव के लिए जो विड्थ है उसे आपको विड्थ इक्वल टू डिवाइड विड्थ देना पड़ेगा, और जो इनिशियल स्केल है आपको 1.0 इनिशियल स्केल रखना पड़ेगा परफेक्टली दिखाने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटा का और एक एट्रीब्यूट जो है HTTP इक्विव एट्रीब्यूट। ये कुछ जो एट्रीब्यूट है ये कुछ हेडर इंफॉर्मेशन पास करने के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ हेडर वैल्यू पास करने के लिए उस कंटेंट का पास किए जाते हैं। प्रोवाइड्स एन HTTP हेडर फॉर द इंफॉर्मेशन और वैल्यू ऑफ द कंटेंट एट्रीब्यूट। सो पहले हम यहाँ पे करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। रिफ्रेश हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा जो स्पेसिफाइड सेकेंड होगा। सो एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। अभी हम यहाँ हेड के नीचे यूज कर रहे हैं मेटा HTTP इक्विव इक्वल टू वैल्यू दे रहे हैं रिफ्रेश, और यहाँ पे कंटेंट जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम दे रहे हैं 10, मतलब 10 सेकेंड कंटेंट हम यहाँ पे
प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देखिए आउटपुट में अभी क्या आता है। सो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप व्यू ले आता हूँ और थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखिए ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के बाद आपका स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। मुझे मैन्युअली रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो रहा है इस हिसाब से। सो रिफ्रेश का काम यही है कि मैंने वहाँ पे 10 स्पेसिफाई किया था। सो ऑटोमेटिकली आपका जो कंटेंट है वो उसको ऑटोमेटिकली 10 सेकंड के बाद रिफ्रेश करेगा। नेक्स्ट जो होता है HTTP इक्विप का, वो होता है कंटेंट टाइप, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर हमें कोई कैरेक्टर सेट या कैरेक्टर एनकोडिंग स्पेसिफाई करना है तो हम मेटा इक्विप कंटेंट टाइप यूज कर सकते हैं, और कंटेंट जो होगा उसमें हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल जो दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे कार सेट UTF-8 वाला स्पेसिफाई किया है, इस हिसाब से लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मेटा कार सेट UTF-8 भी लिख सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो आप लिख सकते हैं, और HTML5 के हिसाब से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। और थर्ड वाला जो है वो है सबसे इम्पोर्टेंट कुकी। कुकी का मतलब क्या होता है? कुकी क्या करता है, जो वेबसाइट दिखाता है आपके सामने, वो उस कुकी क्या करता है, आपका अगर मान लीजिए आप अमेज़न पे कहीं पे पेन ड्राइव सर्च कर रहे हैं, तो पेन ड्राइव सर्च पर सर्च करें, देखा बहुत सारे पेन ड्राइव ओपन किया, उसके प्राइस चेक किए, बस अमेज़न पे चेक किए प्राइसेस। जब आप उसी जगह पे उसी ब्राउज़र पे आप कहीं किसी दिन भी आप ओपन करेंगे, कोई W3 स्कूल ओपन कर रहे हैं या कहीं रिलेटेड साइट आप ओपन कर रहे हैं जहाँ पे गूगल का आड लगा हुआ है, आप ध्यान से मार्क कीजिए, वहाँ पे पेन ड्राइव वाला आड ही दिखा रहा होगा। मतलब आप जो सर्च कर रहे थे कोई प्रोडक्ट अमेज़न पे, और उसी रिलेटेड आड आपको हर जगह पे दिखाई देगा। तो ये कुकी का काम होता है। जब आपने अमेज़न पे सर्च किया था, जो अमेज़न ने कुकी आपके क्लाइंट साइड में छोड़ दिया था, और कुकी में इंफॉर्मेशन दे दिया था कि आपने पेन ड्राइव फ्रिक्वेंटली सर्च करें। और जब कोई आड आपके सामने सर्व होता है तो आड उसी कुकी से डाटा कैच करता है और देखता है कि आपने क्या क्या आइटम सर्च किए हैं, और उसी हिसाब से आपको आड भी चेंज हो जाता है। और उस कुकी को सेट करने के लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, मेटा HTTP इक्विप इक्वल टू कुकी, और कंटेंट में आपको देना पड़ेगा उस आड का डिटेल, जैसे कि एक यूजर आईडी दिया हुआ है, जैसे कि आप प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, और वो कब एक्सपायर होगा, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिया गया है वो कुछ लिखा गया है 8 अगस्त 2015 को एक्सपायर होगा, मतलब ये 2015 को अगर यहाँ पे आड रखेंगे आप, ये 2015 तक चलेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। और अभी तो 2015 तो खत्म हो चुका है, 23 हो चुका है। अगर आप यहाँ पे जो भी ईयर स्पेसिफाई करेंगे, ये फ्यूचर डेट होना चाहिए, उसी डेट को ये खत्म होगा। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये भी तो दिखेगा नहीं आपको स्क्रीन पर जब आप सर्वर पे काम करेंगे और आप चाहते हैं कि ये कोई शॉपिंग कार्ट साइट पे आप काम करें, आप चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट कोई सर्च कर रहा है वो जाके कुकी में सेट हो जाए, तो आप इस हिसाब से कुकी डिफाइन कर सकते हैं HTTP इक्विप के साथ। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे द ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल। सो ओपन ग्राफ आपको हेल्प करता है कि आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छी तरह से कैसे सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर हो, दिखाई दे कंटेंट वहाँ पे। सो ये डेवलपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है, क्योंकि ये की गोल होता है डेवलपर्स के लिए ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल, क्योंकि उनको हेल्प करता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी को एक साथ मर्ज कर रहे हैं। मतलब आप एक कंटेंट लिख रहे हैं, कहीं पे आपका कोई न्यूज साइट है, ब्लॉग साइट है, वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है। आपका कोई कंटेंट है और आप चाहते हैं वो कंटेंट जब शेयर किया जाएगा कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो उसका जो कंटेंट है वो उस फेसबुक और ट्विटर के हिसाब से, जो डिज़ाइन के हिसाब से वो कंटेंट वहाँ पे शेयर हो जाए। तो उस हिसाब से करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हमें कुछ वैल्यू पास करने पड़ेंगे, उसे ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल कहते हैं। और उसको करने के लिए आपको कुछ बेसिक मेटा डाटा जो आपके वेबसाइट के अंदर
सेट करने होंगे। जैसे कि आगे हम देखा कुछ मेटा डाटा है, आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो अच्छी तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर हो, तो कुछ मेटा डाटा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक मेटा डाटा है, जैसे कि बेसिक मेटा डाटा आपको लिखना पड़ेगा मेटा प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा मेटा प्रॉपर्टी ओजी इमेज कंटेंट यूआरएल। तो इस हिसाब से आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेटा प्रॉपर्टी ओजी इमेज यूआरएल। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ करके दिखाता हूँ। एक मेरा एक वेबसाइट है अपनी तो पाठशाला.com, ये एक एजुकेशनल पोर्टल है। यहाँ पे कंटेंट वगैरह अपलोड किया जाता है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके नीचे हमने एक ब्लॉग वाला सेक्शन रखा है जहाँ पे हम डिफरेंट ब्लॉग आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लॉग है, मान लीजिए ये वाला HTML टैग एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। अगर मैं ये वाला जो कंटेंट है और इसको मैं शेयर करना चाहता हूँ फेसबुक पे और कहीं पे भी, तो इसके लिए ओपन ग्राफ में कैसे लिखूंगा। ओके, तो ओपन ग्राफ का कोड अगर लिखा जाएगा हेड सेक्शन में, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इस साइट के लिए एक ओपन ग्राफ। सो ये दरअसल न्यूज और ब्लॉग टैग के साइट यूज किया जाता है। सो देखिए आप यहाँ पे मैं थोड़ा ये वाले जो ऑप्शन है अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ये इमेज वगैरह भी हटा देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। सो देखिए मुझे अगर ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल यूज करने हैं तो किस तरह से करूंगा। एक तो मेटा यूज होगा और यहाँ पे जो कंटेंट रहेगा उसको डिफाइन करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी टैग डिफाइन करना पड़ेगा। मेटा प्रॉपर्टी जैसे नेम यूज कर रहे थे, HTTP इक्यू यूज कर रहे थे, तो उस तरह से आपको प्रॉपर्टी टैग यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको वैल्यू देना पड़ेगा OG कलोन। अगर आप इमेज रखना चाहते हैं, इमेज को शेयर करना चाहते हैं परफेक्टली, और यहाँ पे कंटेंट के अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस इमेज का पाथ। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये वाला कंटेंट है, मैं इसी का पाथ देना चाहता हूँ, तो मुझे ये वाला जो मेन इमेज है वहाँ पे मेन इमेज का पाथ यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस इमेज एड्रेस को और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे लोकल पाथ दे सकते हैं या ऐसे कंप्लीट पाथ भी आप यूज कर सकते हैं। सो जिस जगह से आ रहा है वो पाथ, तो इसका यहाँ पे लिंक आ जा रहा है, मतलब आपको इमेज रखना है तो आपको इस हिसाब से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये बेसिक टैग्स है जो आपको देना पड़ेगा। और मेटा प्रॉपर्टी दूसरा एक वैल्यू है जो OG URL का मतलब है कि जो पेज आप वहां पे दिखा रहे हैं उसी पेज का जो पाथ है वो पाथ यहाँ पे रखना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो पेज है और ये है इसका पाथ, तो ये वाला पाथ मुझे चाहिए जो यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना है इस तरह से। ओके, सो ये हुआ मेटा प्रॉपर्टी OG URL। ये बेसिक्स है, आपको रखना पड़ेगा ये वाला। तीसरा उसी तरह मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू इन डबल कोट OG कलोन, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टाइटल, और कंटेंट यहाँ पे क्या रखूंगा, उस पेज का कंटेंट। उस पेज का मुझे यहाँ पे टाइटल चाहिए, जो मेन टाइटल होगा ये है उसका टाइटल, तो ये वाला मुझे चाहिए यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा टाइटल, तो इस हिसाब से टाइटल भी आ गया। ये भी एक बेसिक है जो आपको रखना पड़ेगा अगर आप ओपन ग्राफ यूज कर रहे हैं। सो उसी तरह मेटा प्रॉपर्टी, ये लास्ट वाला है बेसिक का OG कलोन टाइप, मतलब ये किस तरह का कंटेंट आप यहाँ पे दे रहे हैं
ये भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे कोई एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ, एजुकेशनल लिख सकते हैं, एजुकेशन लिख सकते हैं, एजुकेशन आप लिख सकते हैं, एजुकेशनल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये टाइप डिफाइन करेगा किस तरह का कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बेसिक टैग्स होते हैं जो आपको कम से कम अगर ओपन ग्राफ टूल यूज कर रहे हैं तो आपको ये रखना पड़ेगा। उसको छोड़ के और भी कुछ ऑप्शनल टैग है जो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेटा PROPERTY मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू OG कलोन डिस्क्रिप्शन, मेटा प्रॉपर्टी कलोन डिस्क्रिप्शन और कंटेंट, और यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा कंटेंट। सो ये कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, आप यहाँ पे टाइटल टैग यूज कर सकते हैं या फिर कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको रखना होगा। टू लर्न more about HTML tag its attribute। इस तरह से कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, पर लंबा होगा, छोटा नहीं होगा, इतना भी लंबा भी नहीं रखना है। यहाँ पर मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू OG कलोन साइट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका वेबसाइट है उसका नाम रखना है। मान लीजिए कि ये मेरा अपनी तो पाठशाला जो .com है वहाँ से आ रहा है, तो आप यहाँ पे ऐसे अपनी तो पाठशाला इस तरह से लिख सकते हैं। सो साइट नेम और भी कुछ हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू OG कलोन डिटरमाइनर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और ये डिटरमाइनर जो होता है इसका मीनिंग ये है कि आपका जो टाइटल होता है उस टाइटल का पहला वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल यूज किया है HTML और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ HTML। डिटरमाइनर ये भी यूज किया जाता है। और भी कुछ है, जैसे कि मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू OG कलोन लोकल। सो लोकल, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो कंटेंट है तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो लैंग्वेज, मतलब आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं या कुछ यूज कर रहे हैं। दूसरा होगा टेरिटोरी, जैसे कि इंडिया में यूज कर रहा हूँ, सो ये टेरिटोरी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश, इंडिया टेरिटोरी, मतलब ये इंडियन टेरिटोरी का है इसलिए, और लैंग्वेज का 2 लेटर EN, और कंट्री का भी, टेरिटोरी का भी 2 लेटर यूज करेंगे। और दोनों को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं, ये लोकल में दिया जाएगा। उसी तरह मेटा प्रॉपर्टी इक्वल टू इन डबल कोट OG ऑडियो। अगर उस फाइल में कोई ऑडियो यूज हुआ है तो आप वो ऑडियो यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। सो मेरा जो फाइल है जो आपको मैं दिखा रहा था, यहाँ पे कुछ ऑडियो यूज नहीं हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑडियो होगा तो आप देंगे, ऑडियो नहीं होगा तो आपको देना नहीं होगा। बस दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर ऑडियो है तो दे सकते हैं। उसी तरह अगर वीडियो है तो आप यहाँ पे मेटा प्रॉपर्टी वीडियो दे सकते हैं। मतलब ऊपर जो इमेज URL टाइटल टाइप है कंपलसरी आपको रखना पड़ेगा, और नीचे जो हमने डिफाइन किया डिस्क्रिप्शन, साइट नेम, डिटरमाइनर, लोकल, ऑडियो, वीडियो,
ये ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं नहीं रख सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। जो भी ऑप्शन आपको नहीं चाहिए वो वाला लाइन, वो वाला मेटा प्रॉपर्टी आप डिफाइन नहीं करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे ओजी इमेज दिखाया, उसी तरह ओजी यूआरएल स्पेसिफाई द पेज कंप्लीट यूआरएल, जिस पेज पे हम हैं, वेबसाइट का नाम नहीं है, जिस पेज पे हम हैं। ओजी टाइटल, जो उस पेज का टाइटल है वो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। ओजी टाइप, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, एजुकेशनल हुआ या कोई न्यूज़ हुआ, कोई आर्टिकल्स हुआ, उसी हिसाब से हम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये बेसिक था। और कुछ ऑप्शनल मेटाडाटा है, जैसे डिस्क्रिप्शन है, जैसे पेज का डिस्क्रिप्शन होगा, लंबा इतना नहीं है पर डिस्क्रिप्शन होगा। साइट का नाम हम लिख सकते हैं, जो भी साइट हम यूज कर रहे हैं उसका नाम। डोमेन एक्सटेंशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस साइट का नाम यहाँ पे रहेगा। और डिटरमाइनर एक रहेगा जो डिफाइन करेगा टाइटल का पहला वर्ड क्या होता है। और लोकल एक यूज होगा जो आपको स्पेसिफाई करेगा। दो हिस्सों में, एक लैंग्वेज रहेगा, अंडरस्कोर टेरिटरी रहेगा। लैंग्वेज जो रहेगा वो EN रहेगा और टेरिटरी जो रहेगा अंडरस्कोर आपका टेरिटरी का नाम। अगर आप इंडिया का है तो IN लिख सकते हैं, और ये कैपिटल में रहेगा टेरिटरी, और लैंग्वेज जो रहेगा वो स्मॉल में रहेगा। उसी हिसाब से दूसरा ऑप्शनल मेटाडाटा है ऑडियो। अगर आपका कोई ऑडियो इस पेज में है, आप तो कंप्लीट पाथ वहाँ पे ऑडियो का दे सकते हैं। और वीडियो का भी अगर कंप्लीट पाथ है और आप उसे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो OG कलोन वीडियो का जो प्रॉपर्टी होगा उसमें आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ये जो मेटा प्रॉपर्टी है कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, जैसे कि फेसबुक पे ये काम करेगा, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट इस पे ये काम करेगा। ये जितने ओपन ग्राफ्स हैं वो लिंक जो है आपका वहाँ पे अच्छी तरह से डिस्प्ले करेगा। पर एक है ट्विटर, ये वाला अगर आप लिखेंगे तो ये ट्विटर पे ठीक से काम नहीं करेगा। ट्विटर पे आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, ट्विटर कार्ड मेटाडाटा। ट्विटर में कार्ड बनाने के लिए आपको किस हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ट्विटर कार्ड। सो मेटा प्रॉपर्टी के जगह आपको मेटा नेम डिफाइन करना पड़ेगा और कार्ड डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको वैल्यू देना पड़ेगा। सो समरी लार्ज इमेज, जो अगर ट्विटर कार्ड आप डिफाइन कर रहे हैं तो पहला होगा ट्विटर कार्ड, आपको लिखना पड़ेगा समरी लार्ज इमेज। ये जो कंटेंट है, अगर इसके लिए मैं ट्विटर कार्ड लिखूं तो किस हिसाब से मैं लिखूंगा ट्विटर कार्ड। सो ये जो थे ये लिंक्डइन, फेसबुक और पिंटरेस्ट के लिए थे। और ट्विटर के लिए अगर आपको लिखना होगा तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं, मेटा नेम इक्वल टू ट्विटर और कलोन कार्ड। ये आपका पहला होना चाहिए। और जो कंटेंट रहेगा यहाँ पे तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा और ये फिक्स्ड है। आप इमेज के लिए लिख सकते हैं समरी अंडरस्कोर लार्ज अंडरस्कोर इमेज। ये इमेज के लिए आपको फिक्स ऐसे लिखना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर ट्विटर का और भी कार्ड चाहिए तो सेकंड होगा आपका साइट, जहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा साइट। ओके, और यहाँ पे आपको जो साइट डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या होगा ना, जो वैल्यू होगा वो आपका ट्विटर यूजर नेम हो सकता है, आपका साइट का नाम हो सकता है, या कंपनी का जो यूजर नेम जो ट्विटर पे होगा वही आप यहाँ पे दे सकते हैं। सो मेरा यहाँ पे कंपनी का जो पेज में आपको सामने खोल कर रखा हूँ उसका यूजर नेम है ये। तो ये वाला जो ऑप्शन है मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये यूजर नेम होना चाहिए जो ट्विटर पे होगा आपका यूजर नेम। उसी तरह अगर आपको मेटा नेम ट्विटर कलोन साइट का टाइटल देनी है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टाइटल। जैसा टाइटल हमने यहाँ पे डिफाइन किया था वही टाइटल आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो मेटा नेम
ट्विटर टाइटल और कंटेंट, यहाँ पे टाइटल जो था वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसी तरह मेटा नेम ट्विटर कलोन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं। सो कंटेंट, जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। सो जैसे कि यहाँ पे हमने दिया था उसी हिसाब से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइटल से थोड़ा लंबा रहेगा पर ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा। सो उसी तरह और भी एक है ट्विटर का जो आप दे सकते हैं, मेटा नेम ट्विटर कलोन क्रिएटर। सो ये आपका रहेगा, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं आपका यूजर नेम, जिस मतलब पर्सनल यूजर नेम जहाँ पे आप मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कंटेंट दे सकते हैं, आपका जो यूजर नेम होता है ट्विटर पे पर्सनल यूजर नेम होगा तो आप दे सकते हैं, या फिर अपना जो साइट का यूजर नेम होगा वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो और भी कुछ हैं ट्विटर के, जैसे कि मेटा नेम ट्विटर कलोन डोमेन, जो वेबसाइट पे आप इससे होस्ट कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तो उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए विथ डोमेन नेम एक्सटेंशन में आप दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अपनी तो पाठशाला.com पे आप दे रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी तो पाठशाला.com, पूरा डोमेन का नाम यहाँ पे आना चाहिए। उसी तरह मेटा नेम ट्विटर इमेज अगर रखना चाहते हैं आप, सो कंटेंट इक्वल टू जो इमेज का पाथ होता है, तो इमेज का पाथ आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो पेज मैंने आपको दिखाया था ओपन करके अपनी तो पाठशाला का, मैं बस उसी के लिए एग्जांपल में आपका एक कोड लिख रहा हूँ। अगर आपको उसी पेज के लिए इस तरह से कार्ड बनाने, ओपन ग्राफिक्स वाला कार्ड बनाना है, तो आप इस हिसाब से आपको लिख सकते हैं। अगर लिखेंगे तो आपका परफेक्टली जो ग्राफ टूल है और ये जो इंफॉर्मेशन है ये परफेक्टली शेयर जब किया जाएगा ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, अच्छी तरह से काम करेगा। तो इतना सारा चीज़ें आपको मेटा में डिफाइन करना पड़ेगा ओपन ग्राफ टूल के लिए। तो जैसे कि मैंने ट्विटर का कहा, तो ट्विटर कार्ड आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ट्विटर साइट जिसमें आपका ट्विटर यूज़र नेम या साइट का कंपनी का यूज़र नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टाइटल आपको रखना पड़ेगा जो पेज का टाइटल होगा, और डिस्क्रिप्शन आपको देना पड़ेगा और लंबा होगा टाइटल से, पर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। क्रिएटर, यहाँ पे भी आप अपना यूज़र नेम रख सकते हैं, और जब आप यूज़र नेम लिख रहे हैं ट्विटर का तो पहले @ सिंबल रहना चाहिए। यहाँ पे आप अपने अकाउंट का यूज़र नेम लिख सकते हैं या फिर अपने साइट का, कंपनी का यूज़र नेम दे सकते हैं। तो उसी तरह अगर आपका डोमेन मेंशन करना हुआ, जो वेबसाइट से आप ये पेज व्यू हो रहा है, तो आप उसे भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको इमेज रखना है, पूरा इमेज का पाथ ट्विटर इमेज करके आप पूरा URL आपको दे सकते हैं। ओपन ग्राफ प्रोटोकॉल ट्विटर के लिए अलग, और बाकी फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट का अलग है, जो मैंने दिखाया ऊपर OG प्रॉपर्टी करके आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ट्विटर डोमेन जो नेम में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, अगर हमने एक बार डिफाइन कर लिया तो हम टेस्ट कैसे करेंगे कि मेटा डाटा ठीक से बना है या नहीं बना है। ट्विटर कार्ड को वैलिडेट करने के लिए आपका पूरा जो लिंक है उसको आपको इस URL पे पास करना पड़ेगा। ये URL आप खोलिए, ओपन कीजिए, तो जो URL है इस पे एक ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ पे ट्विटर कार्ड वैलिडेटर कर सकते हैं। फेसबुक का ये वाला URL पे जाइए तो आप अपना कार्ड वैलिडेट कर सकते हैं। लिंक्डइन के लिए ये वाला URL, और पिंटरेस्ट के लिए आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका कार्ड
कैसे काम कर रहा है, तो आप ये वाला लिंक यूज कीजिए और अपने कार्ड को वैलिडेट कीजिए, तो आराम से आपका कार्ड वैलिडेट हो जाएगा और आपको दिखा भी देगा कि किस हिसाब से आपका कार्ड प्रीव्यू करेगा अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मेटा एक साइट के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्च इंजन को इंफॉर्मेशन देता है आपके साइट के बारे में। सो कोई भी पब्लिक साइट हुआ, पेज हुआ, तो आपको रैंकिंग करवाने के लिए मेटा को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से आपका साइट जो है सर्च इंजन में रैंक करेगा और आगे रिजल्ट, सर्च रिजल्ट्स में भी यूजर को जो सर्च कर रहे हैं उनको आपका साइट का कंटेंट मिलेगा, आपका साइट के ट्रैफिक जो है वो बढ़ेगा धीरे धीरे। तो इस वजह से मेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसईओ और व्यू पोर्ट के लिए। सो ये तो था आज का क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई डाउट है, क्यूरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।